तारीख है 9 सितंबर और शाम के 7:30 बज रहे हैं और देश को सीपी राधाकृष्णन के तौर पर 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे अपने साथी से जो अपने आंकड़ों के साथ बैठे हुए हैं कि किनको कितना वोट मिला। जो इंडिया के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने कितना वोट पाया और सीपी राधाकृष्णन जो हैं कितने वोटों के मार्जिन से जीते हैं, वो रोहित बताएंगे हमारे सहयोगी। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ अपडेट उनके पास है। रोहित, उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आ गया है, क्या अपडेट है आपके पास? कौन कितने वोट पाए हैं, कितने वोटों के अंतराल से जीत हासिल की सीपी राधाकृष्णन, बताइए दर्शकों को। देखिए, इसमें तो एक तो पहले तो परिणाम बहुत साफ था। हम लोग बता भी रहे थे कई बार कि गणित किसके पक्ष में है। इसमें कोई बहुत सरप्राइजिंग परिणाम नहीं है। 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। एनडीए के उम्मीदवार थे और अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 300 वोट मिले हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन था, उसके कैंडिडेट को बी सुदर्शन रेड्डी जो थे, उनको 300 वोट मिले हैं। तो कुल मिला के अगर ऐसे देखा जाए तो 452 वोटों के अंतर से ये जीत जो है उनको मिली है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था, पिछले चुनाव का जो पैटर्न मैं देख रहा था, जो जगदीप धनखड़ थे, स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऑफ कोर्स उसके रीजंस हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन उन्होंने जब चुनाव जीता था उपराष्ट्रपति पद का, तो उनको 528 वोट मिले थे। और मार्गरेट अलवा जो उस समय विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उनको जो है 182 वोट मिले थे। तो उस समय अंतर लगभग 346 वोटों का था और इस बार 152 वोटों का अंतर है। मतलब तो देखिए इस बार एकजुटता दिखी है, एकजुटता भी दिखी है। और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम 2024 आए हैं, तो उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। प्लस जो है जो विधानसभा चुनाव के परिणाम बदले कई राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, चाहे इधर देख लिए झारखंड में, तो जैसे जैसे परिणाम बदले मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के, उसी तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव का भी असर दिख रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अंतर घटा है, लेकिन ये बहुत साफ परिणाम था, बहुत पहले से तय परिणाम था कि वो जीतने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। दक्षिण की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब तो सब कुछ क्लियर है, स्पष्ट है, और एनडीए की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से दक्षिण भारतीय कैंडिडेट ही खड़े किए गए थे। तमिलनाडु का चुनाव है, केरला का चुनाव है। देखिए, एक तो ये सीपी राधाकृष्णन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत पहले से सक्रिय रहे हैं। आई थिंक 88-89 से, मुझे जहाँ तक याद है, सांसद वगैरह सांसद रहे हैं कोयम्बटूर से। तो ऑफ कोर्स उनको अगर देखिए, दक्षिण से सक्रिय राजनीति में बहुत कम चेहरे दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि एक वजह होती है कि नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं और उस तरह से कन्विंस कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश बिहार में हिंदी स्टेट्स में सीट्स ज़्यादा हैं, तो एक इस वजह से भी नेशनल पॉलिटिक्स में कम चेहरे दिखते हैं। बीजेपी ने ऑफ कोर्स इस बारे में सोचा होगा और ये इनको संगठन का भी अनुभव रहा है अच्छे से। तमिलनाडु बीजेपी के मुझे याद है कि ये प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उसके बाद से फिर इन्होंने संगठन भी अच्छे से संभाला है। तो मुझे देखिए ऐसा लगता है कि ये एक स्टेप हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एनडीए भी कमज़ोर स्थिति में है। हाँ, कमज़ोर स्थिति में है। और एक समय लग रहा था कि तमिलनाडु में, है ना, सेंटर गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसका दखल रहेगा, लेकिन फिर बीच में एनडीए गठबंधन दरकने लगा था। तो ये एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स में, ये नहीं कहूँगा कि उपराष्ट्रपति एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दखल तो कोई नहीं देता है खैर, लेकिन हाँ, ये सिंबॉलिक जो पॉलिटिक्स होती है कि जैसे देखिए द्रौपदी मुर्मू को जब बनाया गया राष्ट्रपति, तो उसके अपने मायने हो सकते हैं, नैतिकता कुछ और भले कहती हो कि आदिवासी हैं वो और महिला हो, लेकिन उसके अपने सियासी मतलब निकाले जाते हैं। तो उसी तरह से ये भी है। और 2004 में ये तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ऑफ कोर्स जाने पहचाने चेहरे होंगे वहाँ की राजनीति में। कोई बहुत ज़्यादा 20 साल का वक्फा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, खासकर ऐसे अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री हैं, तो ठीक है। लेकिन ये है कि इसका सिंबॉलिक तौर पर अगर आप असर देखेंगे तो इसका असर बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि एक तरह से ये अच्छी भी खबर कही जा सकती है। अच्छा रोहित, एक चीज़, जब जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद तमाम खबरें चली कि चीज़ें जो हैं सरकार के हिसाब से नहीं चल रहा था, इस वजह से जो है वो इस्तीफा दे दिए, टकराव थी। तो क्या सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर बैठाना, आरएसएस बैकग्राउंड से होना, मतलब क्या कुछ होगा आने वाले राजनीति में? देखिए, इसमें तो बहुत, देखिए प्रैक्टिकली अगर बात समझी जाए
तो ये बात समझना चाहिए कि जो एक चीज़ ऐड कर दूँ, जी और जिस तरह से सदन की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई जो है, जिस तरह से चलती है, शोर-शराबे होते हैं, तो उसका भी जो है चलाने की ज़िम्मेदारी। देखिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे जब नरेंद्र मोदी आए थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी पार्टी का रहे, है ना, वो संभल सकता है मामला। उपराष्ट्रपति का अगर सरकार से तालमेल नहीं बैठेगा तो दिक्कत होती है। जगदीप धनखड़ के केस में हमने देखा, फिर सदन चलाना होता है उनको, और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी होती है ये डिसाइड करने में कि सदन में किसका ज़्यादा असर दिखे, है ना। देखिए बायस की बात होती है कि निष्पक्ष होते हैं, बिल्कुल वो संवैधानिक पद है, निष्पक्ष होना उनकी मजबूरी भी है और संविधान भी ऐसा कहता है। लेकिन सदन में उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा का सभापति होता है तो जाहिर तौर पर वो पोजीशन होल्ड करता है और वो काम वो कर सकता है कि सरकार से जो तालमेल के काम वो करे। तो जगदीप धनखड़ उस तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाए, खासकर अपने जब पद के अंतिम दिनों में वो उस तरह से तालमेल नहीं बिठा पाए। दूसरा, सीपी राधाकृष्णन की जो पॉलिटिक्स रही है अब तक की, बहुत बगावती तेवर के नहीं रहे हैं। तो और ये जो संवैधानिक पद हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़बोलापन इसमें नहीं चाहिए होता है ना, नैतिकता, क्योंकि ये सब पहले दूसरे नंबर के पद हैं। ठीक है, हो सकता है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पद ज़्यादा मजबूत है, बट ये सब जो मतलब ऐसे देखा जाए कागज़ों पर या किसी अन्य तौर पे देखा जाए तो ये सब पद बहुत बड़े हैं संवैधानिक तौर पर। तो इस वजह से भी बड़बोलापन नहीं चाहिए, है ना, और सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऐसे टकराव का वो हिस्सा बने, खासकर तब जब 2024 में सीटें घटी एनडीए की। वैसे मुझे लगता है कि शायद इसलिए आरएसएस बैकग्राउंड से बिठाया गया ताकि बगावत का जो है वो ज़्यादा सीन ना बने। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ गए और बहुत किरकिरी भी हुई सरकार की, मतलब मुझे लगता है, मुझे याद ही नहीं आता है कि इस तरह का कभी। एक बार मुझे याद आता है कि शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि कोई राष्ट्रपति राजीव गांधी की सरकार को वो करने बर्खास्त करने वाला था। ऐसा टकराव बहुत कम अभी तक 1947 के बाद से या पहले चुनाव के बाद से बहुत कम ऐसा देखने को मिला। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चली, मतलब लोग लिखते रहे पीएम मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, कि मनमानी नहीं चली। नहीं, तो ये तो बात है कि देखिए उस पद पे और वो सारी चीज़ों पे आप अगर टकराव, देखिए मनमानी तो अलग बात है, लेकिन मैं अब तो या तो जगदीप धनखड़ बता सकते हैं या तो नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की। लेकिन ये है कि उस पद पर रहकर और आप अगर सरकार से टकराव जैसी स्थिति पैदा करते हैं या फिर सरकार आपसे टकराव की स्थिति पैदा करती है तो देश में असहज स्थिति बनती है, पॉलिटिकली सरकार पे भी सवाल उठते हैं। और उस पद को ये इतनी तो सुविधा हासिल ही है कि पब्लिकली उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता। तो बहुत प्रेम से, है ना, आपको हेल्थ रीजन और तमाम चीज़ें वो सब आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता सीपी राधाकृष्णन का पूरा करियर में देख रहा था ऐसे किसी भी विवाद का हिस्सा रहे हैं। और हाँ, इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा वी सुदर्शन रेड्डी के ऊपर आरोप लगे कि वो नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वी सुदर्शन रेड्डी का भी अगर आप करियर देखेंगे तो ऐसे कोई बहुत बड़े विवाद का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ये है कि सीपी राधाकृष्णन इस सरकार के लिए आइडियल कैंडिडेट थे और वो अब उपराष्ट्रपति होंगे। तो मेरी तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 महीने इस पद को लेकर चीज़ें चली हैं, पहले जगदीप धनखड़ गए तो विवादों के घेरे में ही मामला रहा। अभी इस चुनाव में भी 315 वोट होने का दावा इंडिया अलायंस कर रहा था, तो फिर वो 15 वोट उसको किसी तरह मैनेज किया गया और वो शिकायत सुनी गई। तो ये विवादों के घेरे में रहा। तो ऐसे में अगर सीपी राधाकृष्णन जैसी छवि वाला नया उपराष्ट्रपति मिलता है तो मुझे नहीं लगता सरकार को अपना काम करने में कोई दिक्कत होगी। कम से कम राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला टकराव तो नहीं देखेंगे हम। तो दर्शकों, देश के 15वें उपराष्ट्रपति जो हैं सीपी राधाकृष्णन होंगे। अभी रोहित आपको सारा अपडेट दे रहे थे सीपी राधाकृष्णन का जो बैकग्राउंड है, कहाँ उन्होंने पहले काम किया, संगठन में किस तरह की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, ये सब कुछ बता रहे थे। अब सीपी राधाकृष्णन जो है नए उपराष्ट्रपति होंगे और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो उनके ऊपर होगी कि राज्यसभा की कार्रवाई जो अगली बार अब शुरू होगी तो वो किस तरह से संचालन किया जाता है। तो आप देख रहे थे अभी सीपी राधाकृष्णन की
जो जीत हुई है उसके बारे में हम बता रहे थे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो अपडेट है वो हम दे रहे थे। इसी तरह से जुड़े रहिए एयर नाउ के साथ।